नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी और आज हम सीधा सवाल में बात करने वाले हैं सरकार योगी की टीम 2024 की। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। तो सीधा सवाल में हम बात कर रहे हैं सरकार योगी की टीम 2024 की। जी हां, उत्तर प्रदेश में भाजपा की दमदार वापसी हुई है। पार्टी ने अपने दम पर 255 सीटें जीती हैं, जबकि उसके गठबंधन साथियों को मिलाकर एनडीए को 273 सीटें मिली हैं। ऐसे में अब योगी सरकार 2.0 कैसी होगी, इसका सबको इंतजार है। अब सबकी नजर इस पर है। योगी सरकार 2.0 की बिसात 2024 की लड़ाई को साधते हुए बिछाई जाएगी। ऐसे में कई ऐसे चेहरों को जगह मिल सकती है जो संगठन के जरिए पार्टी को मजबूत करते आए हैं। साथ ही ऐसे नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है जो राजनीति से ज्यादा प्रशासनिक क्षमता का अनुभव रखते हैं। अभी विधानसभा चुनाव जीता ही है कि भाजपाई रणनीतिकारों के दिमागी घोड़े अगला विजय रथ खींचने के लिए तैयार हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाए जाने के पीछे उद्देश्य ही ये है कि वो योगी आदित्यनाथ के नए मंत्रिमंडल का गठन कराते हुए ऐसी बिसात बिछाए जिस पर भाजपा मजबूती से शहमात का खेल खेल सके। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में मंच पर योगी की नई कैबिनेट में किन चेहरों को मौका दिया जाएगा, इसे लेकर कयास का दौर चल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्रियों का चुनाव करने में मिशन 2024 की झलक साफ दिखाई देगी। युवाओं और महिलाओं को भी प्राथमिकता देकर जनता को विशेष संदेश देने की तैयारी की जा रही है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में सामान्य वर्ग के साथ पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित वर्ग की प्रमुख जातियों को मौका देने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं, कैबिनेट में शामिल करते समय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी से लेकर अवध और बुंदेलखंड तक क्षेत्रीय जनाधार वाले नेताओं को मौका दिया जाए। इसके लिए वो 2022 के परिणामों को पूरी तरह से भुनाने का प्रयास कर रही है। होली के त्योहार से पहले दिल्ली में हुई मैराथन बैठक के संदर्भ में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इसके लिए अहम चर्चा की है। इसमें ही हर क्षेत्र और वर्ग के चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने का खाका बनाया गया है। 2022 के परिणामों को भुनाने की कोशिश। दरअसल यूपी में ऐसा तकरीबन 35 साल बाद हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हो रहा हो। ऐसे में भाजपा की पुरजोर कोशिश है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठाए। बैठक में पिछड़े वर्ग की जातियों में जाट, गुर्जर, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य, यादव, लोधी और राजभर समाज के नेताओं को मौका देने पर सहमति बनी हुई है। इससे इतर दलित वर्ग में पासी, जाटव, कोरी, धोबी, खटीक और वाल्मीकि समाज के विधायकों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा सवर्ण वर्ग के नेताओं को भी मौका देते हुए कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाने की तैयारी है। जी हां, तो सीधा सवाल में आज हम बात कर रहे हैं सरकार योगी की
टीम 2024 की। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आगे 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में मंत्रिमंडल में उन चेहरों को जगह दी जाएगी जो जाति समीकरण को साध रहे होंगे। सीधी सी बात है, 403 विधानसभा वाला ये जो राज्य है उत्तर प्रदेश, यहां पर 80 लोकसभा क्षेत्र हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई है, यानी कि गठन 25 तारीख को हो जाएगा और मंत्रिमंडल के जो चेहरे होंगे उनके नाम घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के अवध तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड से लेकर के पूर्वांचल तक का जो 7 चरणों में चुनाव हुआ, 10 मार्च को जब नतीजे आए तो बीजेपी को अकेले 255 सीटें मिली। बीजेपी जो गठबंधन था उसको 273 सीटें। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से चेहरों को जगह मिलेगी। क्या एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि कयास से ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि नजरें सबकी 2024 पर टिकी हुई है और बीजेपी जो है वो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी से अनूप अवस्थी इस वक्त जुड़ गए हैं। अनूप जी, आपका स्वागत है पहले तो। दूसरी बात यह कि मंत्रिमंडल में क्या एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को जगह मिल सकती है, उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं? साथ ही साथ जाति समीकरण को साधने की कोशिश होगी 2024 के मद्देनजर? अनूप अवस्थी जी का जो ऑडियो है वो हम तक नहीं पहुंच रहा है, कुछ तकनीकी खामी के चलते उनकी आवाज नहीं मिल रही है। हेलो जी, अब आपकी आवाज आई अनूप। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी सबका साथ सबका विकास के एक मूल मंत्र पर चलती है और आपने देखा कि पश्चिम से लेकर पूरब तक और मध्य से लेकर सेंट्रल तक और बुंदेलखंड से लेकर रुहेलखंड तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजन, अपने विकास और सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए जिस तरीके से आपने देखा कि एक प्रचंड जीत हासिल की, तो निश्चित तौर पर सारे समीकरणों को देखते हुए सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, सभी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित हो, ऐसा प्रयास पार्टी नेतृत्व करेगा। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये नेतृत्व का अपना फैसला है। ये तो नेतृत्व ही बता सकता है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन निश्चित तौर पर पार्टी का जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, संगठन से लेकर सरकार तक, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरीके 5 वर्षों में पिछले 17 से लेकर 22 तक एक सुशासन कायम किया, अपराध को जीरो टॉलरेंस किया और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा सबके साथ सबका विकास का नारा देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश को सशक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। और भी जो काम रह गए वो सारे काम अब इन 5 वर्षों में पार्टी का नेतृत्व और सरकार पूरा करने का पूरा संपूर्ण प्रयास करेगी। अनूप जी, आप नेतृत्व की बात कर रहे हैं कि नेतृत्व तय करेगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी, किसको नहीं, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। लेकिन 2024 का जो चुनाव है इसको देखते हुए क्या उन चेहरों को नजर दी जाए, उन चेहरों को मौका मिलेगा जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो दलित समुदाय से भी आते हैं, और ऐसे में ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश होगी, वैश्यों को भी, कुल मिलाकर के सामान्य वर्ग को भी साधने की कोशिश होगी। जिस तरीके से टिकट वितरण में एक तरीके से देखा गया था कि जहां से जिस क्षेत्र से जो जाति समीकरण तय हो रहे थे उसी हिसाब से टिकटें भी तय हुई, तो 2024 तो नजर रहेगी ना अनूप जी? नहीं, देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के मूल मंत्र को समझने की कोशिश करिए। जब हम ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो कोई वर्ग, कोई समुदाय, कोई जाति उसको ऊपर उठकर हम लोग सबका भागीदारी हो, सबके विकास के लिए और आगे बढ़े, संपूर्ण उत्तर प्रदेश को एक माले में पिरोए और उस गुलदस्ता बने मंत्रिमंडल का, उस गुलदस्ते में कोई फूल ऐसा ना हो जिसकी कमी हो, इसका प्रयास करते रहे और करते रहेंगे
आगे भी जो मंत्रिमंडल का स्वरूप आपको दिखेगा, आपको उस गुलदस्ते की जो गुलदस्ता होगा, बगिया के सारे फूल होंगे, मतलब बिल्कुल होंगे। हाँ। और हम कोशिश करेंगे हाँ। कि कोई क्षेत्र न छूटे। पार्टी का नेतृत्व हर तरफ विचार कर रहा। हमारे पास एक बहुत बड़ी श्रृंखला है मंत्रिमंडल की, और बहुत बड़ी श्रृंखला है काम करने की। संगठन और सरकार दोनों जगह पार्टी का नेतृत्व तय करेगा किसको सरकार में काम करना है, किसको संगठन में काम करना है। अनूप जी, जिस तरीके से हालांकि अकेले बीजेपी को 255 सीटें मिली हैं और लगभग 57 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आया है, क्योंकि अकेले 312 मिली थी 2017 में। ऐसे में आप इसको नुकसान के तौर पे देख रहे हैं या फिर आप इसको बड़ी जीत के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 203 चाहिए थी आपको बहुमत के लिए और 255 अकेले आप ले आए हैं। आपके जो सहयोगी दल अगर उनका जिक्र कर ले तो 273। जनता जब हमको 325 सीटें दी थी 2017 में, तब भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको मिला था। और आज जब हमको 273 सीटें मिली हैं, तो भी जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद मिला है। और आपने देखा होगा पिछले बार जो इस बार का वोट आप परसेंटेज है, अगर उस पर आप निगाह डालें तो उस वोट आप परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी का वोट आप परसेंटेज 7% बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत तब 7% बढ़ा है जब आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के अलावा बसपा, कांग्रेस, कोई भी दल चुनाव में नहीं फाइट कर पाया भाजपा के खिलाफ। और आप उसके बाद भी जनता जनार्दन का कितना आशीर्वाद, कितना समर्थन, किस तरीके से प्यार दिया। और जो योगी जी का कार्यकाल था 5 वर्षों का, उसमें किस तरीके से मोहर लगाने का काम किया, उस सुशासन पर मोहर लगाया, उस अपराध जो युक्त अपराध मुक्त हमने उत्तर प्रदेश किया, जीरो टॉलरेंस किया, उस पर मोहर लगाया। हमने जो जन कल्याणकारी नीतियां उत्तर प्रदेश के अंदर विस्थापित की, जनता ने उस पर मोहर लगाया। हमने जो आपने देखा होगा कि 2 वर्ष हम कोरोना के दंश को झेलते रहे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार सड़कों पर उतर कर काम करते रहे, उस पर मोहर लगाया। हमने जो भी योजना उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की, आपने देखा कि जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद। अरुण जी, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून का जिक्र कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी के नेता डिबेट में बैठते हैं, हालांकि वो अभी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं तकनीकी खामी का चलते, अभी थोड़ी देर में वो हमसे जुड़ जाएंगे, तो अक्सर ये बात कहते नजर आते हैं कि हाथरस से लेकर के बिकरू कांड तक की याद दिलाते हैं वो, कि किस तरीके से हाथरस का जो कांड था उसके बाद बिकरू तक का जिक्र करते हैं। कहीं ना कहीं ब्राह्मण आपसे नाराज था, ऐसा भी जिक्र उन्होंने किया, आपको घेरते हुए नजर आए। लेकिन उन सब चीजों को धता बताते हुए आपने जिस तरीके की जीत दर्ज की है वो तो तारीफ काबिल है कि रिपीट सरकार नहीं थी, 37 साल में आपने कर दिया। लेकिन अब कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, समस्या यही है विपक्ष की जी। विपक्ष जब हमारे अच्छे कामों पर भी निगेटिव टिप्पणियां करेगा, हाँ, हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध को खत्म करते हैं, वो हाथरस चिल्लाते हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध को खत्म करते हैं, वो विकास दुबे चिल्लाते हैं। विकास दुबे जब मारा जाता है तो उनको ब्राह्मण की याद आती है। एक ब्राह्मण का नाम बता दे, एक ब्राह्मण नेता का नाम बता दे जिसको समाजवादी पार्टी ने स्थापित किया। और यही कारण है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने इन लोगों के जो झूठे प्रचार थे उस प्रचार को दरकिनार किया, और ये तो लास्ट तक चिल्लाते रहे। और आपने देखा होगा कि 7 तारीख को किस तरीके की प्रेस वार्ता अखिलेश जी ने करी है। अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश करी। उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद देंगे जिसने उसने संयम से काम लिया। अगर इस डिबेट में उनकी प्रेस वार्ता को चला दीजिए और उस पर समाजवादी पार्टी का कमेंट पूछ लीजिए तो किस तरीके से भाषा बोलकर और किस तरीके से क्रांति की बात कर और किस तरीके से युवाओं को सड़कों पर उतार कर एक आंदोलन के बहाने पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश अखिलेश जी ने करने का प्रयास किया, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था। और इससे पहले की बात करें, जिस तरीके के बयान अखिलेश जी के आए, चाहे कोरोना का मामला रहा हो, आपने देखा होगा कोरोना पे किस तरीके की बयानबाजी करी गई कि युवा शमशान पर जाए, वहां की फोटो खींचे। अरे अखिलेश जी, आपने युवाओं को प्रेरित किया होता, आपने युवाओं को प्रेरित किया होता कि कोरोना का दर्द झेल रहे उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाइए, उनके कल्याण के लिए काम करिए, उनकी मदद करिए, उनको आशीर्वाद दीजिए, जो चिताएं नहीं जल पा रही उनको भी जलवाने का प्रयास करिए। अरे अखिलेश जी, अगर आपने किया होता तो आज स्थिति आपकी ये ना होती,
जो आपने बौखलाहट बढ़ाकर 7 तारीख को जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि किस तरीके से आपने मीडिया बंधुओं से लेकर आपने किस तरीके से अपमानित करने का काम किया। आता हूं अनूप जी आपके पास। जनता को अपमानित करने का काम किया। हाँ। उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को अपमानित करने का काम किया। हाँ। और आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में बैठ जाइए, क्रांति ले आइए, उन्माद कर दीजिए, गाड़ियों को रोक लीजिए। और प्रशासन की गाड़ियों को किस तरीके से समाजवादी के लोगों ने लाल टोपी लगाकर गाड़ियों के अंदर झांकना। ठीक है अनूप जी, आता हूं आपके पास। किस तरीके का अनूप जी, आता हूं आपके पास। उत्तर प्रदेश में किया गया। ठीक है, रोकना चाहूंगा आपको। कुलदीप यादव हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। कुलदीप जी, आज अखिलेश यादव और आजम खान जी ने जिस तरीके से संसद की सदस्यता आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। कुलदीप जी, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी ने आज इस्तीफा दे दिया है, आजम खान जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब क्या लखनऊ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और संगठन को मजबूत करने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं? हालांकि जो बीजेपी आवाज आपकी कट रही है बहुत। ठीक है, इसको सही करवाने की कोशिश करते हैं। आपकी कट रही है, इसको ठीक करवाया जाए। आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ा रुक के पहुंच रही है। हमारे साथ अनूप जी हैं, उनका रुक कर लेते हैं। अनूप जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव और आजम खान ने अब इस्तीफा भी दे दिया है, संसद अब कह रहे हैं हम विधानसभा में रहेंगे, संसद हमें दिल्ली नहीं जाना है, कह रहे हैं हम अब विपक्ष को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में क्या आप समाजवादी पार्टी की ये नई रणनीति है और ये आपके लिए मुश्किलें खड़ा करेगी 2024 में? नहीं, उनका स्वागत है जी। अगर उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया है जी, तो माननीय अखिलेश जी का स्वागत है। कम से कम उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता में के फैसले को माना है और विपक्ष में भूमिका अदा करने का फैसला किया है। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन वो क्या मुसीबत खड़ा करेंगे ये तो आपको खुद पता है कि मुसीबतें उन्होंने 5 वर्षों में किस तरीके की बातें उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखी, जिनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। तो अच्छी बात है, उनको नेतृत्व करना भी चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, राष्ट्र में उनकी भागीदारी नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको भी सीटें दी हैं, उनको जनता के बीच रहना चाहिए। हम तो उनको यही निवेदन और आग्रह करेंगे कि वो विपक्ष की भूमिका को सकारात्मक। ठीक है अनूप जी, आता हूं आपके पास। कुलदीप यादव हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, जिस तरीके से अब संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया उन्होंने, अखिलेश यादव ने, आजम खान ने भी, और सीधी सी बात है अब वो विधायक बने रहेंगे करहल सीट से, साथ ही साथ रामपुर सदर से आजम खान विधायक बने रहेंगे। अब कहीं ना कहीं आप लोग रणनीति के तहत चलेंगे और नेता प्रतिपक्ष अब क्या अखिलेश यादव होंगे और अब आप लोग एक मजबूत विपक्ष की तरह नजर आएंगे पिछली बार की तुलना में? देखिए, जहां तक बात लोकसभा से इस्तीफा देने वाली बात है जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब ने लोकसभा से इस्तीफा देकर विधानसभा में रहने का निर्णय लिया है। और हम सभी कार्यकर्ताओं की ये इच्छा थी कि जिस तरह से ये तानाशाह सरकार बेलगाम हो गई थी उत्तर प्रदेश में, उसको लगाम लगाने के लिए यहाँ पर विधानसभा में प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा जरूरी था। और उसी निर्णय के तहत, क्योंकि आपने देखा पिछले 5 सालों में इस गुंडागर्दी की सरकार ने इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा सबके सामने है, आपके सामने है। पेट दर्द सही कर रहे थे, चुनाव में कहीं गर्मी निकाल रहे थे, कहीं इस तरह की भाषा। आप भी तो चर्बी निकाल रहे थे। हेलो, आप कुलदीप यादव जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चर्बी निकालने की बात करते हुए नजर आए थे मंच से। उन्होंने कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी ऐसे बदसलूक शब्द का इस्तेमाल किया था। देखिए, आपको मैं बता दूं। जी जी, बताइए। मैं ही नहीं, विपक्ष भी और मीडिया पूरा ये जानता है कि अखिलेश यादव जी की कभी भी भाषा शैली में ऐसा परिवर्तन नहीं आया कि उसको पकड़ा जा सके। ना तो उन्होंने इस तरह की कभी भाषा का विपक्षियों के लिए इस्तेमाल किया है, कभी आप इसका तो मैं बिल्कुल सिरे से खंडन करता हूँ। और जहां तक मैं अभी सुन रहा था, ये जो जनादेश की और युवाओं की और किसानों की, नौजवानों की बात अभी हमारे भाजपा के
हमारे वरिष्ठ साथी कर रहे थे। हाँ। अरे जनादेश को चुरा कर आपने जो सरकार बनाई है और जो आपने जिला पंचायत से शुरू किया था गुंडई का खेल पूरे प्रदेश में, कुलदीप जी, सरकार तो जनता ने चुनी है। पार्टी के द्वारा, पार्टी के नेताओं के द्वारा जो किया गया वो तथ्य सब सामने है और वो बदस्तूर जारी है। आज आपने देखा कल और आज दोनों दिन की घटनाएं आपके सामने प्रमुखता के साथ है कि इनके गुंडों में जो दूसरों के ऊपर लांछन लगाते थे, पूरे प्रदेश में प्रशासन के बल पर वो गुंडई का आलम किया है कि इस चलिए जवाब ले लिया अनूप जी से, पूरी तरह से इन्होंने कर दी है। ठीक है कुलदीप जी। अनूप जी काउंटर कीजिए, आप पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं देखिए, कुलदीप जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनकी जो ये सत्तावली है वो बौखलाहट है। अच्छा, ये होनी भी चाहिए। वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता है सपा के, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरीके की भाषा कुलदीप जी बोल रहे हैं, यही भाषा इनके नेता बोलते हैं। अभी इन्होंने भाषा शैली पे, अनूप भाई भाषा शैली पे तो कम से कम टिप्पणी मत करिए। आपके नेता ने गर्मी निकालने की बात, आपके नेता ने पेट का दर्द सही करने की बात, जो संवैधानिक पद पर रहकर सदन के अंदर करता हो कि मैं पेट का दर्द सही कर दूंगा, उससे कम से कम आर्थिक मर्यादा तो रखिए। कम से कम सुन लेते हैं कुलदीप जी। हाँ कुलदीप जी, थोड़ा अब सुनना सीख लो यार। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप लोगों ने सुनने की बात जो आप कर रहे हैं कि सुनने की आदत डालिए, सुनना और सुनाना आपने ये बंद कर दिया है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र में आपने जो लोकतंत्र की हत्या की है, जो आपने जनादेश को चुरा करके ईवीएम के माध्यम से हो या बैलेट पेपर के माध्यम से हो, जो चुरा कर आपने ये खेल खेला है, ये पूरी प्रदेश की जनता जान रही है और आज प्रदेश की जनता ठगा महसूस कर रही है। जहां भी जाओ कह रही है कि वोट मैंने सपा को दिया था, ये क्या हो गया। तो ये एक सीधा सीधा आप जनता के बीच में है कि जब वोट मैंने सपा को दिया है। ठीक है कुलदीप जी, जवाब ले लेते हैं। कुलदीप जी जवाब ले लेते हैं, रुक जाइए, रुकिए थोड़ा। कुलदीप जी जवाब ले लेते हैं। अनूप जी, एक बार ईवीएम पे फिर से दोष, ईवीएम कटघरे में खड़ी हो गई फिर से। ईवीएम नहीं, आपने देखा नहीं, ईवीएम के साथ साथ आपने देखा नहीं जनादेश की जिस तरह चोरी की गई है। ईवीएम रास्तों में मिली है, ईवीएम गाड़ियों में मिली है, बैलेट पेपर इनके अधिकारियों के पास मिले। ये क्या खेल हुआ है? जनादेश की चोरी नहीं तो और क्या है ये? चलिए जवाब ले लेते हैं अनूप जी। देखिए आदित्य जी, ऐसा है कि मैंने बात कही, कुलदीप जी ने सुनी कि नहीं सुनी। हाँ, जो भाषा 7 तारीख को बोली गई थी, वही भाषा हमारे कुलदीप भाई की कुछ मिलती जुलती है। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने तांडव किया था 7 तारीख की शाम से लेकर 8 तारीख की शाम तक, महोदय अपने सामान की रखवाली करना, अपने अभी की रखवाली करना, ये सुन लेते हैं अनूप जी को, सुन लेते हैं। तांडव आप कर रहे हैं, तांडव आप कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या करके हमारे प्रत्याशी को आप गाड़ियां तोड़ रहे हैं। ये तांडव है। तांडव ये नहीं है कि मैं अपने फसल की रखवाली करूं, उसमें तांडव है। ये आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कतई गलत भाषा है ये। आदित्य जी, एक्चुअली इनको आदत बनाए भी रखनी चाहिए। इनको 5 साल ऐसे ही खिलाना है। हम तो सिर्फ एक बात कहेंगे, देखिए हमारे नेता ने कहा था 5 साल जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती है महोदय। आप इस घमंड में न रहिए। भाई आप समाजवादी पार्टी के लोग बहुत गलत बोलते हो भाई। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती महोदय। और चोरी किया हुआ जनादेश ये बहुत स्थायी नहीं होता है महोदय। आदित्य जी, पहले इनसे बुला लीजिए, फिर हम इनका जवाब दें। कुलदीप जी बोलेंगे, बोलिए ना। हाँ बोलिए, बोलिए। चोरी किए गए जनादेश तो आप बोलिए। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि आप बोलिए। कुलदीप जी आप बोलने भी नहीं दे रहे, बोलने दीजिए उनको, सुनिए। मैं चोरी किए गए जनादेश पर क्या तो रहा हूँ, बोलिए आप। अब आप ये बताइए, तांडव कौन सा तांडव? तांडव ये है कि उदयवीर सिंह के खिलाफ कुत्ता मारा गया, उनको मारा गया। तांडव ये है, तांडव ये नहीं है कि हमारे ईवीएम की रखवाली कर रहे थे। आप लोग 2012 से लेकर तो 2017 तक आपने खुली गुंडाई करी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद आपने 2022 में भी सरकार को सरकार नहीं समझा, आपने प्रशासन को प्रशासन नहीं समझा, आपने पुलिस को पुलिस नहीं समझा।
और किस तरीके की भाषा है? प्रशासन को आपने पंगु बना दिया है, अपने तोता बना के रखे हैं, और ये प्रशासन का ही खेल है जो आपके द्वारा खेला गया है। देखिए, हमने पहले ही कहा था आदित्य जी कि जब चुनाव चल रहे थे कि ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे रेड अलर्ट को समझा। और ये जो तमंचावादी लोग थे, तभी लाल टोपी लगा के, तभी लाल टोपी पहन के देश के प्रधानमंत्री जी 4 दिन बनारस में पड़े रहे। आपको नहीं पता, यही लाल टोपी लगाए थे। लाल और भगवे का अंतर नहीं पता है। ठीक है कुलदीप जी, ठीक है अनूप जी, आता हूं आपके पास। कुलदीप जी, जी 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है इकाना में, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही। मंत्रिमंडल के जो चेहरे हैं उनके नामों की भी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। एक बार अनूप जी को कम से कम बधाई तो दे दीजिए उनको जीत की। देखिए बात जब जनादेश आ गया है, हाँ, जनादेश के उसका बाद सम्मान करिए, जनादेश का। जिसको जनादेश मिला है उसको सरकार बनाने का हक है, तो हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि अगर इनको चोरी किया हुआ जनादेश मिला है तो उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। ये जनादेश नहीं है, ये उन युवाओं का जो अभी मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, ये युवाओं की बात कर रहे थे। युवा का वोट कहाँ चला गया, किसान का वोट कहाँ चला गया? ये जनादेश की चोरी नहीं हुई क्या? 100 जो अन्ना चल रहे थे किसानों के, उनके वोट कहाँ चले गए? ये जनादेश की चोरी नहीं हुई है। प्रशासन के द्वारा जो उन्होंने खेल खेला है उसका ये चोरी किया हुआ जनादेश है। उस पर ये चोरी किए हुए जनादेश में सरकार बनाए, मेरी शुभकामनाएं हैं। और कितने दिन चलाएंगे ये भी हम देखेंगे। चोरी किए जनादेश अखिलेश यादव को निमंत्रण पहुंचेगा, लेकिन वो मना कर रहे हैं जाने के लिए शपथ ग्रहण में। अब इतनी भी क्या नाराजगी है, जाना चाहिए। अगर स्पष्ट बहुमत मिलता, इनको निष्पक्ष बहुमत मिलता तो जब पिछली बार गए थे, इस बार चोरी किए जनादेश में थोड़ी जाएंगे हम। चलिए, वैसे आपको बता दूं 203 सीटों में स्पष्ट और पूरी तरीके से बहुमत है। 255 सीटें मिली। कह रहा हूँ कि इस पर जनादेश है, आप कह रहे हैं आप इसको चोरी। देखिए ठीक है, आप आरोप लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं कुलदीप जी। वक्त इतना ही था मेरे पास, आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। तकनीकी खामी के चलते आप पहले नहीं जुड़ पाए, नहीं तो आपसे और ज्यादा प्रश्न मैं करता जरूर आज। अनूप अवस्थी जी, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब 25 को शपथ ग्रहण होना है और अभी से ही तैयारियां 2024 की शुरू हैं। मंत्रिमंडल में उन चेहरों को जगह जरूर दी जाएगी जो चेहरे कहीं ना कहीं जाति समीकरण को साधते हुए नजर आएंगे। और अपने आप में ये बड़ी बात जरूर है कि बीजेपी एक चुनाव के पूरा होने पर, एक की जो मतगणना हो जाती है, नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद अगला जहां चुनाव होता है उसके लिए बीजेपी इलेक्शन मोड में नजर आती है। 25 मार्च को जब शपथ ग्रहण होगा इकाना में, और कौन कौन से मंत्रिमंडल में चेहरे होंगे ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए JMT न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News।